हेलो एवरीवन, वेलकम टू नव क्लासेस। सो आई एम नवदीप कौर और आपका नव एपिसोड्स में स्वागत है। इस पॉडकास्ट में हमारे साथ है विजय एंड सौरभ। वेलकम। एंड ये दोनों ही पॉलिटिकल साइंस से जेआरएफ लेकर आए हैं और आपको पता है कि नव क्लासेस कॉन्टेस्ट में भी जो टॉपर रहे हैं सौरभ रहे हैं और विजय भी। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हाँ जी। फ्रेंड्स, आपको जर्नी बताएंगे किस तरीके से यहाँ तक पहुंचे। तो विजय, आप थोड़ा स्टार्ट करेंगे कि कैसा रहा जेआरएफ का सफर। इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी थी 2016 में। और मेरा ऑप्शन पॉलिटिकल साइंस था। तो तैयारी तो काफ़ी सालों से चली रही थी, पिछले 3-4 सालों से। उस वाली तैयारी को मैंने अपनी जेआरएफ की तैयारी में यूज़ किया और उस तैयारी को ही यूज़ करके मैंने जेआरएफ क्लियर कर पाया, राइट। और इस साल 2020 में मेरा 4 अक्टूबर को प्रीलिम्स था, यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स, और 9 अक्टूबर को मेरा जेआरएफ का एग्जाम था 2020, राइट। मेरे पास सिर्फ 4 दिन थे तैयारी करने के लिए। इन 4 दिनों में मैंने सिर्फ इसी चीज की तैयारी की, टेस्ट कैसे दिया जाए। तो इससे पहले मैंने नेट एग्जाम कभी दिया नहीं था, तो मैंने पेपर 1 की थोड़ी तैयारी की, यूट्यूब पे कुछ रैंडम वीडियोस देखे, नवदीप मैम के वीडियोस देखे, क्योंकि रीजनिंग और क्वांटिटी एप्टीट्यूड वाला पार्ट मेरा पहले से स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग वाला है। और पेपर 2 के लिए जो भी मैंने यूपीएससी के तैयारी के दौरान जो भी मैंने कुछ सीखा पॉलिटिकल साइंस में, वही वाली तैयारी को मैंने अपने एग्जाम में, जो कि पेपर 2 होता है नेट जेआरएफ का, उसमें यूज किया। और फॉर्चुनेटली मुझे अच्छे मार्क्स मिले, दोनों ही पेपर्स में मुझे 70% मार्क्स मिले। और उसके बाद चलो ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। आप अभी पोस्ट ग्रेजुएशन चल रही है आपकी, है ना, दोनों की? ठीक है। सौरभ जी, आप बताइए कैसी एक्साइटमेंट लेवल जेआरएफ को लेकर। ओके मैम, सबसे पहले तो यहाँ पर आपके जितने भी लोग हम देख रहे हैं उनको नमस्ते, और आपको थैंक यू कि आपने प्लेटफॉर्म दिया है ये हमें एक्सपीरियंस शेयर करने का। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि मैंने पॉलिटिकल साइंस से ही अंडर ग्रेजुएशन किया है फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, और मास्टर्स मेरा लास्ट एग्जाम दिया सेमेस्टर के मैंने फ्रॉम जेएनयू इन पॉलिटिकल साइंस ओनली। तो मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा नेट हुआ था और कुछ मार्क्स से मेरा जेआरएफ रह गया था। इस बार मैंने एग्जाम दिया, लेकिन इस बार दिक्कत ये हो गई कि कोरोना क्राइसिस की वजह से हम लोग हॉस्टल्स बंद हो गए थे, तो हम लोग अपने घर आ गए और कोई भी बुक नहीं थी हमारे साथ में, कोई भी रेफरेंस बुक नहीं थी। हमें लगा था कि जल्दी वापस घर चले जाएंगे, हॉस्टल चले जाएंगे, लेकिन अब यहाँ आ गए, हमारे पास कोई सोर्स नहीं है और वो लॉकडाउन पे लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है। तो अब ऐसे में भी ध्यान में रखना है कि एग्जाम भी है नेट जेआरएफ का, तो कोई भी बुक नहीं थी मेरे पास, तो केवल ऑनलाइन सोर्सेस पर रिलाय करते हुए मैंने पूरी तैयारी की है इसकी। जिसमें मैंने आपके वीडियोस, ऑफ कोर्स जो भी यूट्यूब में फ्री वीडियोस थे, मैंने उनको देखा, उसके शॉर्ट नोट्स बनाए, और उससे मुझे थोड़ा स्ट्रेटेजी बनाने में आसानी हुई कि पेपर 1 की स्ट्रेटेजी कैसी बनाई जाए, क्योंकि ये तो हमें बेसिकली पता है सिलेबस में ही कि क्या चीजें पूछी जाएंगी, लेकिन उन्हें कैसे टैकल करना है, वो चीज थोड़ा सा मुझे मदद मिली। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं समझता हूँ कि जो पेपर 1 है वो इस एग्जाम को क्रैक करने का की है, बिकॉज पेपर 2 तो पॉलिटिकल साइंस है, मतलब जिसने मैंने मास्टर्स किया है, हमारे जो विजय है उन्होंने भी तैयारी की है, तो एवरेज मार्क्स सबके 2-3 नंबर से ऊपर उतने ही आते हैं। जो पेपर 1 होता है वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि जेआरएफ किसका होगा और नेट किसका होगा। तो मैंने पेपर 1 के लिए अच्छे से तैयारी की, उसको मैंने 2 सेक्शंस में डिवाइड किया। सबसे पहले सिलेबस जाना कि सिलेबस क्या है, उसका क्या पूछ रहा है, और उसको मैंने 2 सेक्शन में बांटा। एक प्रैक्टिकल प्रैक्टिस जिसकी जरूरत है, जैसे आपका कंप्रेहेंशन हो गया, रीडिंग हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, रीजनिंग हो गया, और दूसरा थ्योरेटिकल सेक्शन, टीचिंग एप्टीट्यूड, सर्च वगैरह। तो लास्ट ईयर के पेपर्स को ध्यान से देखा और इनमें बार बार इनके ऑनलाइन सोर्सेज से, नेट से इनके शॉर्ट नोट्स बनाए, इनके रेगुलर रिवीजन किए, और फिर जाकर के फाइनली मैंने 9 अक्टूबर को एग्जाम था, तो उसको एग्जाम दिया और मेरे 37 क्वेश्चन सही हुए 50 क्वेश्चन में, आउट ऑफ 74 मेरे ठीक थे। और पॉलिटिकल साइंस की जहां तक बात हुई, तो पॉलिटिकल साइंस में मैंने फिर सिलेबस को अच्छे से देखा और सेक्शन वाइज सेक्शन मैंने नोट्स बनाए, ऑनलाइन सोर्सेस में गया, अनअकैडमी पे वीडियोस देखे, और उसके अलावा सबसे चीजें जैसे यूपीएससी की जो वेबसाइट्स होती हैं, जैसे जो भी लोग सुन रहे होंगे मैंने बताऊंगा, जैसे अगर मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस के लिए पार्टिकुलर देखें तो कोई चीज है जैसे कि मनरेगा यूपीएससी आप डाल दीजिए, जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, लोग क्या करते हैं, मैं देखता हूँ लोग बहुत सारी बुक्स इकट्ठी कर लेते हैं,
मुझे लगता है इतनी सारी बुक खरीदने की जरूरत नहीं होती, इतने एम्पल ऑफ सोर्सेस हैं। कुछ बुक्स जरूरी हैं, मैं मानता हूँ, जैसे कि एम लक्ष्मीकांत हो गई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के लिए, पबेड के लिए एक प्रतियोगिता दर्पण आती है, पॉलिटिकल थ्योरी के लिए एक प्रतियोगिता दर्पण आती है, बाकी लेकिन आईपीटी इंडियन पॉलिटिकल थॉट हो गया, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट हो गया, इनके लिए कोई बुक्स नहीं चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए, जैसे कोई थिंकर है रॉल्स, जॉन रॉल्स, तो केवल हम नेट पे डालें जॉन रॉल्स, उसका विकिपीडिया का पेज आ जाएगा। कुछ नहीं करना, लोग विकिपीडिया के पेज को सब्सटेंटिव जरूर नहीं मानते, लेकिन रिसर्च के लिए वो सब्सटेंटिव नहीं है, लेकिन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के लिए, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए विकिपीडिया का वो पेज डाउनलोड कर लीजिए। जॉन रॉल्स के जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं आपको पता चल जाएंगी। और सबसे अच्छी चीज, उस बुक्स का पूरा नाम, क्योंकि हम लगातार एग्जाम में देख रहे हैं वो बुक के पूरे नाम पूछता है। जॉन रॉल्स की इंपॉर्टेंट थ्योरीज क्या है, या कोई थिंकर है, किसी ने, बाल गंगाधर तिलक ने कोई न्यूज़पेपर निकाला था क्या, किस लैंग्वेज में निकाला था, वो ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाया था तो कब बनाया था। तो इस तरह की कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम निकाल लें, उनके कुछ कुछ शॉर्ट नोट्स बना लें, आईआर और आईएफपी के, तो इंपॉर्टेंटली इंटरनेशनल रिलेशंस और इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए कोई बुक ना खरीदें प्लीज। जो टॉपिक है, रियलिज्म को गूगल पे डालें, स्टैनफोर्ड इंसाइक्लोपीडिया या विकिपीडिया से कोई ना कोई इंपॉर्टेंट सोर्स, या यूपीएससी या कोई सोर्स, इतनी सारे साइट्स हैं, उसमें डालें, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, शॉर्ट नोट्स बना लें और उन फैक्ट्स को रेगुलरली मेमोराइज करें, तो मेरे ख्याल से बेहतर हो सकती है चीजें। हाँ जी, बहुत अच्छा। बिल्कुल यही बात है। मैं तो कहती हूँ पेपर 2 के बच्चे पूछते रहते हैं और ढेर लगा लेते हैं बुक्स का, अपने पोस्ट ग्रेजुएशन वाली भी है, ये सब भी। एक तो आपके खुद के नोट्स जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो तभी आपने एक अच्छे बनाए होते हैं। दूसरा, आप लोग बस गूगल पे सर्च करो, सारी चीजें फ्रीली अवेलेबल है आज के डेट में। तो हम कहते हैं ना उठा गोजी, इट मीन्स यहाँ पे इंटरनेट की हेल्प की वजह से यू आर इतने ज्यादा ब्लेस्ड हैं कि आपके पास सभी सोर्सेज अवेलेबल। आप जस्ट सर्च करो, यू कैन रीड एनीथिंग। किसी भी पेपर 2 के लिए ये जाता है, पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस या कोई और किसी के लिए भी ये जाता है। हाँ जी। सो विजय, थोड़ा आप कुछ ऐड करना चाहोगे, कुछ स्ट्रेटेजी से रिलेटेड? आपने कैसे पढ़ाई की थी? मैंने पढ़ाई कैसे की थी, मेरे यूपीएससी की जो मेरा पॉलिटिकल ऑप्शन है, जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज में, वो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस है। तो इसके लिए मैंने कोचिंग ली थी 2017 में। मेरे पास काफी अच्छे नोट्स बने हुए हैं जो कि शुभ्रा मैम ने हमें पढ़ाया था पॉलिटिकल साइंस का। तो वो नोट्स काफी कॉम्प्रिहेंसिव है, उनमें लगभग जितना भी नेट जेआरएफ का जितना भी सिलेबस है वो सारा ही कवर्ड है। पर उन वाले नोट्स को मैं काफी टाइम से रिवाइज कर रहा हूँ, लगभग पिछले 3 सालों से। तो मेरा अच्छा खासा होल्ड हो गया है पॉलिटिकल साइंस के ऊपर। पर ये मेरा पहला वाला एक्सपीरियंस था जब मैंने पॉलिटिकल साइंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को फेस किया। तो मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करनी थी कि मैं जब पॉलिटिकल साइंस को किस तरीके से अच्छे से प्रिपेयर कर पाऊँ, क्योंकि नेट जेआरएफ में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे रिक्वायर्ड होती है, लेकिन जो यूपीएससी का जो एग्जाम होता है वहाँ पे आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर थे, लेकिन जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, लाइक किसी बुक का नाम आ गया, किसी न्यूज़पेपर का नाम आ गया, या फिर कौन सी थ्योरी किसने दी है, इस टाइप के क्वेश्चन से मैंने कभी फेस किए नहीं थे। ये सब भी मैंने उन 4 दिनों में ये सब भी मैंने सीखा कि किस टाइप से कैसे फैक्चुअल सवाल आते हैं, उनको किस तरीके से पढ़ना है। तो मैंने गूगल पे सर्च करके एक लिस्ट बनाई अलग अलग बुक्स की, उनके राइटर्स की। जैसे कि अभी सौरभ ने बताया कि गूगल काफी हेल्प करता है। बिल्कुल हर कोई बिल्कुल उसी तरीके से तैयारी करता है जिन्होंने भी जेआरएफ निकाला या नीट निकाला है। उनकी स्ट्रेटेजी सेम सेम सी होती है लगभग। गूगल का वो काफी एक्सटेंसिवली यूज करते हैं, और यही सारी मेरी स्ट्रेटेजी रही थी, और यही सारा तरीके अपना के मैंने पॉलिटिकल साइंस में कुछ अच्छे मार्क्स लेके आ पाया। वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन हो सकती है, आप सिर्फ ऐसा हो रहा है ना 4 दिन, और मेरे को पता कमेंट में आने वाला है 4 दिन में जेआरएफ निकाल लिया। तो ये कंसेप्शन हो सकती है, लेकिन लेकिन उसके पहले की मैम जो मेहनत थी उनकी 3 साल की, 3 साल की मेहनत भी तो थी पहले उनकी, उन्होंने मेहनत भी तो की है, उस पर पढ़ाई की है। मतलब स्पेसिफिकली इस वाले एग्जाम के लिए पढ़ा नहीं, पर वो तैयारी वही थी सारी। हाँ, ये चीज मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर आपने नेट जेआरएफ निकाला है, ये नहीं कि सिर्फ 4 दिन में कोई जादू हो जाएगा ना, नहीं। उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन अच्छे से करी है, रीजनिंग वगैरह उनकी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वजह से अच्छी थी। तो अब उन्होंने ये है कि नेट का सोच के दिमाग इधर अच्छे से लगाया 4 दिन, ये वाला पॉइंट भी लर्नर्स को साथ में समझना पड़ेगा। हाँ जी, सौरभ जी आप बताएंगे कि आप कितना टाइम डिवोट करते थे नेट जेआरएफ के लिए, या कैसे आपने इसको टैकल किया? ओके मैम, टाइम का तो मैम जो क्वेश्चन होता है ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन होता है, लेकिन इसका एक कोई कॉमन आंसर नहीं हो सकता। हर किसी की पर्सनल कैपेसिटी होती है, कोई 4 घंटे पढ़ता है, कोई 2 घंटे पढ़ता है। तो मेरा ऐसा कोई फिक्स नहीं था कि मुझे रोज 3 घंटे ही पढ़ने हैं, लेकिन हाँ
एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी। तो वो लगातार मैं कंसिस्टेंट रहा, मतलब मार्च अप्रैल में आ गया था अपने घर, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा असाइनमेंट जरूर सबमिट करता रहता था बीच में, क्योंकि हमारे ऑनलाइन से एग्जाम्स चल रहे थे। उसी टाइम पे मैं रेगुलर बेसिस पे पेपर 1 को ध्यान में रखते हुए मैंने पूरी स्ट्रेटेजी बना ली थी कि मुझे, क्योंकि पहले एग्जाम होना था जून में, तो जून के हिसाब से मैंने स्ट्रेटेजी बनाई थी। और वो पूरा मैंने वीक बाय वीकली टारगेट सेट किए थे कि मुझे पेपर, जैसे पॉलिटिकल साइंस के 10 सेक्शंस है, पॉलिटिकल थ्योरी, पबैट, पॉलिसी, पॉलिटिकल थॉट, तो हर सेक्शन को मैंने 3 3 डेज 4 4 डेज करके एलोकेट कर रखा था। उसी तरीके से मैंने साइमल्टेनियसली पेपर 1 को रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, मैंने इन चीजों को इग्नोर नहीं किया। बिकॉज अक्सर लोग क्या करते हैं, एजुकेशन से क्या ही पूछेंगे, करंट अफेयर से क्या ही आएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड से तो कॉमन क्वेश्चन नहीं, ऐसा नहीं है। आप पास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखिए, आप अगर बहुत सीरियसली एनालाइज करेंगे तो आपको ट्रेंड समझ में आएगा, और उन स्पेसिफिक पॉइंट्स पे आप तैयारी कर सकते हैं। और फिर जैसे इंडियन फिलोसफी का जो मैम हाल फिलहाल में 2 साल से सिलेबस चेंज हुआ है, उसके क्वेश्चंस जो हेतुभाषा, प्रमाता, प्रमेय, इनमें क्या अंतर है, इनके एग्जांपल्स, ये इनमें तो 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं हर बार। ये मैंने देख रहा हूँ, कोई भी पेपर हो, किसी का भी पेपर हो, आते हैं। तो उस पर पार्टिकुलर हम तैयारी कर लें। थोड़ा सा मुझे यार मेमोराइज करने में थोड़ा डिफिकल्ट जरूर हुआ था, हेतुभाषा का मतलब क्या होता है, लेकिन मैंने शॉर्ट नोट्स में लिख लिया। और उसको मैंने फिर एग्जाम के ठीक 1 महीने पहले मैंने पढ़ाई बंद कर दी, केवल रिवीजन किया। बिकॉज आई थिंक अंतिम दिन तक पढ़ने का कोई मतलब नहीं, आपने जितना पढ़ लिया वो बहुत स्ट्रांग है, उसी को बार बार रिवाइज करिए। और फिर मैंने एक थर्ड रिवीजन भी किया 1 वीक पहले। तो उससे क्या होता है, चीजें रिफ्रेश हो जाती हैं। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आप उनको कितना भी रिवाइज कर लो, जब तक आप 2 दिन पहले 3 दिन पहले आप उनको एक नजर और नहीं मारेंगे, आप भूल जाएंगे। तो उन चीजों को मैंने ऐसे किया, शॉर्ट नोट्स बनाए, अंडरलाइन कर लिया। हर चीज का नोट्स बनाना भी संभव नहीं है, तो मैंने कंप्यूटर पर एक डॉक्यूमेंट फाइल बना दिया, उसी से कॉपी पेस्ट कर करके उसी डॉक्यूमेंट में ऐड करता गया। एग्जाम के डेज के टाइम पर मैंने उसको याद कर लिया। और ऑफ कोर्स आपका वीडियो मैं देखता रहता था, तो जो भी उसमें इंपॉर्टेंट चीजें होती थी उसको मैं नोट डाउन कर लेता था। तो ये चीजें थी, इंपॉर्टेंट चीजें थी। और बाकी जनरलाइज नहीं कर सकते, हर इंसान की अपनी क्षमता होती है, तो हर कोई अपनी कैपेसिटी के अनुसार कर सकता है। लेकिन हाँ, ये कहना कि इसकी तैयारी के लिए 4 साल लगेंगे या 3 साल लगेंगे, 2 साल लगेंगे, ऐसा नहीं है। ये एक बहुत ही कंसिस्टेंटली सिलेबस को ध्यान में रख के, पास्ट ईयर के ट्रेंड्स को देखते हुए स्मार्ट स्टडी हम करें, तो मेरे ख्याल से 4 मंथ, 5 मंथ, बहुत हुआ 6 मंथ को हम अगर करें, सीरियसली थोड़ा सा पढ़ाई करें, तो निकल जाएगा। ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। जी, वेरी नाइस। तो हम ये भी समझ सकते हैं कि जो एनालिसिस के जो मैं बीच में लाती थी, जैसे एग्जाम हो गया, इसका एनालिसिस हुआ है ना, वो भी इम्पोर्टेंट रहता है, कहीं ना कहीं उसका रोल है एनालिसिस का, कि दूसरे एग्जाम कैसे हुए हैं उसके बारे में पता चला, ट्रेंड पता चला, और उसको Exactly, आपने ma'am. फोकस किया, और वो भी रिपीट Yes, ma'am. कहीं ना कहीं होता है ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. जी, वेरी नाइस। अच्छा, अपनी जो जर्नी बताओगे थोड़ा सा, कि आप कैसे लर्नर थे स्टार्टिंग से, और अभी कैसे हो, मतलब इतना जैसे सीरियस थे नहीं? हाँ, बताओ जल्दी। हाँ, 10th और 12th के टाइम पे मेरा काफी इंटरेस्ट था क्रिकेट खेलने में। स्पोर्ट्स में काफी मुझे इंटरेस्ट था, वेरियस अदर स्पोर्ट्स खेलने में, लाइक क्रिकेट, फुटबॉल और ये सब। मैं बहुत ज्यादा सिंसियर था नहीं शुरू से। लेकिन जब मैं 12th क्लास में आया तो मैं भैया के कॉलेज गया था, IIT गुवाहाटी। तो वहां जाके मैं थोड़ा सीरियस हुआ। मुझे लगा कि पढ़ाई करने के बाद इतनी अच्छी जगह पे आने का मौका मिलता है, और अच्छी फैसिलिटीज मिलती हैं, नई नई चीजें सीखने का मौका मिलता है। फिर मैंने थोड़ा सीरियसली पढ़ाई किया, और फिर उसी साल IIT भी क्रैक किया, लेकिन रैंक अच्छी नहीं आई। तो फिर मुझे कॉलेज भी अच्छा नहीं मिला, IIT का कॉलेज नहीं मिला। और लेकिन AITREE जो दूसरा वाला एग्जाम होता है इंजीनियरिंग का, वो दिया। वहां पे भी कुछ अच्छी खासी रैंक आई नहीं। फिर मुझे बहुत बेकार सा कॉलेज मिला था, जो कि हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। उसकी रैंक कुछ अच्छी है नहीं, और वो बॉयज कॉलेज है। तो फिर मैंने अपना ध्यान लगाया NGO पे जो होते हैं। तो वहाँ पे एक NGO है, आर्ट ऑफ लिविंग करके। तो मैं उसके साथ कनेक्ट हुआ। फिर मैंने मेडिटेशन सीखा, और काफी सारा सोशल वर्क किया अपने इंजीनियरिंग के लास्ट के 2 सालों में। इसी दौरान मुझे काफी लोगों से मिलने का मौका मिला। हम लोग जाया करते थे वहाँ पे बाल गृह में, जहाँ पे वो बच्चे रहा करते थे जो घर से भाग गए, या फिर जो शायद बॉन्डेड लेबर का काम करते थे उनके पास में कभी। तो हम उन बच्चों से मिला करते थे। तो जब भी हम उनके पास जाते थे, वो काफी खुश हुआ करते थे हमसे मिलके। तो ये सब देख के फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि मैं इनकी हेल्प कर सकूं। मिलना काफी नहीं है, सिर्फ मैं उनको सिंपैथी दे सकता हूँ, बट मैं उनके लिए कुछ कर नहीं सकता। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे UPSC सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए।
तो फिर इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद फिर मैं दिल्ली आ गया, फिर मैंने वहाँ पे कोचिंग ली। फिर 2019 में मेरा फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स क्लियर हुआ, फिर मैंने मेंस लिखा और फिर लेकिन मेंस क्लियर हो नहीं पाया अनफॉर्चुनेट 2019 में। फिर मैंने नेट का, फिर मैंने सोचा कि मुझे कोई बैकअप प्लान चाहिए, इसलिए फिर मैंने नेट जेआरएफ देने का सोचा। बिल्कुल बिल्कुल। फिर और फॉर्चुनेटली नेट जेआरएफ भी क्लियर हो गया और अब असिस्टेंट प्रोफेसर का भी मैं एग्जाम दे सकता हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हूँ और पीएचडी भी स्टार्ट कर सकता सौरभ, आपकी कैसी जर्नी रही थी? ओके मैम, मेरी जर्नी तो ऐसी थी कि जैसे मैंने 10th और 12th जो किया था वो मैंने अपने होम टाउन से किया था, मध्य प्रदेश में, सीधी से। सीधी डिवाइड एरिया आता है और काफ़ी ज़्यादा डेवलप नहीं है, मतलब बेसिक एक सेमी अर्बन टाउन है वहाँ से। उसके बाद मेरे मोस्ट ऑफ द जो फ्रेंड्स थे वो इंजीनियरिंग के फील्ड में गए। मैंने 12th के बाद, 12th तक मेरा साइंस था, 11th और 12th में। साइंस के बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ गया और मैंने पॉलिटिकल साइंस को चुना क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था ये टॉपिक, इसके कॉन्सेप्ट्स, टर्म्स। बीए किया मैंने। तो रही बात सीरियसनेस की मैम, तो मेरे 12th में एकदम एवरेज परसेंट 85% थे। इतने कोई खास परसेंट नहीं थे, मतलब जो बहुत ही ज्यादा लोग सोचते हैं कि 95 98% वालों का ही जेआरएफ होता है, ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ भी नहीं था। ड्यू में आया, एक ऑफ कैंपस कॉलेज था। और लेकिन एक चीज मैंने जरूर ध्यान में रखी हमेशा कि मेरे जो पॉलिटिकल साइंस है, मैंने साइंस को छोड़कर इस फील्ड में आया हूँ, मैं क्यों आया हूँ। तो जो मेरा इंटरेस्टिंग एरिया है उसको मैंने कभी उसमें नॉन सीरियसनेस नहीं दिखाई। मैंने हमेशा पॉलिटिकल साइंस को एक सब्जेक्ट के रूप में नहीं, मतलब एक पैशन के रूप में उसको पढ़ा, और इतना इंटेंस होकर नहीं, प्यार करके उसके साथ एक शौक बनाकर उसको मतलब उसको एंजॉय करना। लोग क्या करते हैं मैम, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, किसी भी सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी, उसको सीरियस ले लेते हैं। तो अगर आप उस चीज को एंजॉय करने लग जाओ तो ज्यादा बेहतर होता है। इसी वजह से मेरा ड्यू में भी पॉलिटिकल साइंस बीए में मैंने कॉलेज मेरिट होल्डर था, रैंक 1 आई थी मेरे तीनों साल, तो वो भी मेरे लिए काफी बेनिफिशियल था। उसके बाद फिर हमने जेएनयू का एंट्रेंस क्रैक किया, तो भी उसमें भी काफी सारे अलग अलग इंडिया के डिफरेंट सेंटर्स से पॉलिटिकल साइंस के बच्चे आए थे, तो वो एक अलग ही माहौल था। और मुझे मैम नेट जेआरएफ के बारे में कभी कुछ पता नहीं था कि नेट जेआरएफ भी कोई चीज होती है। वो तो मैंने जब मास्टर्स किया, लोग क्रैक करते हैं, मुझे पता चला ऐसी भी कोई चीज होती है। अच्छा, तो फिर वो मैंने वहां से लोगों से गाइडेंस में थोड़ा थोड़ा करके पहला अटेम्प्ट दिया, उसमें नेट हुआ, और फिर उसके बाद धीरे धीरे हमने तैयारी की। और मैं अपने आप को कोई बहुत ज्यादा मेरिटोरियस और बहुत ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाले स्टूडेंट नहीं मानता, एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। और कंसिस्टेंटली तैयारी से ही मैंने जितना कुछ भी सीख पाया है, मैं सीख रहा हूँ और आगे भी सीखूंगा, मुझे उम्मीद है। जी बिल्कुल, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है और आपका खुद का एक बेस्ट एफर्ट कि हाँ मुझे ये करना है और उस गोल में घुस जाना। ये बहुत बार होता है, सभी लर्नर्स का होता है कि वो लोग कहते हैं मैम मेरे से क्रैक नहीं हो रहा है, ऐसा है वैसा है, इसको ना हवा बना लेते हैं। जैसे आपने बोला कि इस सब्जेक्ट को, क्योंकि ये आप ही का तो सब्जेक्ट है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में क्यों चूज किया था या आपने ग्रेजुएशन में भी क्यों चूज किया था, बिकॉज आपका इसमें इंटरेस्ट था, तो उस इंटरेस्ट को ही आगे लेकर चलिए और डेफिनेटली आप कर सकते हैं। ठीक है, एनीथिंग एल्स यू वांट टू से या फिर आस्क, कुछ भी पूछना चाहते हो या बताना चाहते हो? हाँ जी बताइए। मेडिटेशन के बारे में कुछ बताऊं? किसके बारे में? मतलब वो कैसे बच्चों को, मेडिटेशन के बारे में। अच्छा मतलब वो कैसे बच्चों को हेल्प कर सकता है ना? करो शुरू। 2016 में मैंने एनजीओ इंडिया आर्ट ऑफ लिविंग, वहां पे मैंने काफी सारी मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस सीखी। उन सारी मेडिटेशंस को मैंने अपनी लाइफ में इनकलकेट किया और ये मैं कहना चाहता हूँ कि मेडिटेशन का मुझे काफी ज्यादा फायदा हुआ है। मैं पिछले करीब 4 साल से मेडिटेशन कर रहा हूँ, रेगुलर मेडिटेशन कर रहा हूँ, और ये सारी चीजें मुझे कंसंट्रेशन और फोकस में काफी हेल्प करती हैं। तो सारे बच्चों को मैं यही कहना चाहूंगा, अगर हो सके तो आप कहीं से मेडिटेशन सीख लें, किसी एक्सपर्ट से, और फिर मेडिटेशन करने की कोशिश करें ऑन अ रेगुलर बेसिस। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू in developing a focus and concentration in your studies so that you can clear most of the exams जो आप करना चाहते हैं, लाइक नीट जेआरएफ या फिर यूपीएससी सिविल सर्विसेज या फिर कोई स्टेट का कोई एग्जाम है, बैंक्स और वेरियस अदर एग्जाम्स। वेरी नाइस सजेशन। सीरियसली हमें एक बारी आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में मुझे भी पता है, सो डेफिनेटली बहुत अच्छा है ज्वाइन करना। और उसके अलावा आप अपने आप भी सीख सकते हैं या कहीं से भी सीख सकते हैं, आपको प्रॉपर गाइडेंस आ जाती है ऐसे अगर कहीं और से सीखे तो। हाँ जी, तो सौरभ आप कुछ कहना चाहते हो या पूछना चाहते हो?
मैम ऐसा कुछ अलग से मेरे पास मेडिटेशन वगैरह तो मुझे खास ऐसा कुछ नहीं आता है। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कुछ इसी टॉपिक से जुड़ी हुई मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं नेट जेआरएफ से जुड़े हुए, उन कुछ डाउट्स को जो मेरे मन में भी थे, और मोस्ट ऑफ द मैं जब कभी कमेंट्स चेक करता हूँ, ग्रुप चेक करता हूँ, तो रेगुलरली लोगों के क्वेश्चंस आते हैं। पहला तो एक डाउट होता है कि क्या ये इंग्लिश मीडियम के ही बच्चों के लिए होता है, हिंदी मीडियम बच्चे नहीं कर पाते? तो ये एक बिल्कुल एक मिथ है कि दोनों ही तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। दूसरा, लोगों के मन में एक बड़ा वहम होता है मैम कि नेट जेआरएफ करने के लिए हमें दिल्ली आना बहुत जरूरी है, या किसी खास कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया, जेएनयू, हम तभी जब या बीएचयू या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के होंगे तभी हम इसे क्रैक कर सकते हैं। तो मुझे लगता है किसी खास कॉलेज में पढ़ने या किसी खास जगह पर जाने से नहीं होता है। आप कहीं भी रह करके, कुछ आजकल तो इंटरनेट पे हर चीज एक्सेसिबल है, तो उस चीज से हम आसानी से इस एग्जाम को हम क्रैक कर सकते हैं। और दूसरी चीज, एक बड़ा मैम मिथ होता है, लोग कोशिश करते हैं 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने का सोचते हैं, मतलब नेट जेआरएफ में हम ये भूल जाते हैं कि इट्स नॉट ये कोई वो वाली रेस नहीं है कि इसमें जो 98-99% तक पहुंचना है, क्वालिफाई करना है। जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं एग्जाम में जिनका आप कुछ नहीं कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इस बार एक क्वेश्चन था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट 2019 वो किस दिन पास हुआ? अब वो दिन पूछा है और वो 1 महीने की उसने 4 तारीखें दे दी है, मतलब 6 सितंबर, 8 सितंबर, 12 सितंबर और 26 अगस्त। अब आप ये क्वेश्चन देखकर आप टेंशन ले लो कि यार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, अब मुझे डेट्स भी याद करनी पड़ेंगी कि किस दिन अमेंडमेंट पास होता है। तो ऐसा नहीं है, इन क्वेश्चंस का आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, जिन क्वेश्चंस का आप कर सकते हो, जिन एरियाज में आप काम कर सकते हो, उन एरियाज में आप मेहनत करिए, अपना स्ट्रॉन्ग एरिया को डेवलप करिए। और हाँ, एक चीज और मैम, यूट्यूब पे अगर आप डालते हैं नेट जेआरएफ तो 1000 चैनल्स आ जाते हैं, गूगल पे आप डालिए तो 1000 लिंक्स आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबल तो है, लेकिन इन्फॉर्मेशन ओवरबर्डन भी है। हम फिर रैंडम ग्रुप से कंफ्यूज होने लगते हैं, ये वाला ग्रुप तो ऐसा बोल रहा था, ये वाला यूट्यूब में तो ऐसे बता रहा था, हम कौन सा चैनल को सब्सक्राइब करें, तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो मुझे लगता है कि कई बार लोग ये भी सोचते हैं कि हम सब्सक्रिप्शन लें तो किसका लें, कैसे क्या पढ़ाई, कैसे क्या करें, कौन से जो मेंटर है उसको फॉलो करें। तो बहुत सारा कंफ्यूजन है गूगल में भी, यूट्यूब में भी। तो मुझे लगता है ये स्टूडेंट का अपना रीजन इस्तेमाल करना चाहिए, उसे स्टिक टू वन सोर्स, लिमिटेड सोर्स, और उसको देखिए क्या वो उनके पढ़ाने में आपको समझ में आ रहा है, क्या वो सोर्स जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं आप उसे एक्सेस कर पा रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, तो बहुत अच्छा, गो फॉर इट। 4 और सोर्सेस के पास जाने से बेहतर एक सोर्स को पकड़िए, लिमिटेड सोर्स को रखिए, पढ़ाई करिए, कंसिस्टेंटली रिवाइज करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो इस बार के एग्जाम में मैं देखता हूं मैम, थोड़ा इस बार का एग्जाम कॉन्सेप्चुअल हुआ था, मतलब एजर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस बहुत बढ़ गए थे। मुझे लगता है आधा पेपर एजर्शन और रीजनिंग का आया था पेपर 2 तो, मतलब 4 स्टेटमेंट दे दिए, 2 स्टेटमेंट कौन सही है कौन गलत है। तो एलिमिनेशन मेथड हमेशा हेल्प करती है हमारी। तो पढ़ना बहुत जरूरी है क्वेश्चंस को। और बस मैं यही कुछ बुनियादी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, मुझे लगता था कि मेरे मन में थे तो मैंने उनको आंसर कर दिया। बाकी तो बहुत अच्छा रहा, ये तो मतलब एक बेस्ट टिप हो जाएगी सबके लिए। बिल्कुल यही इंपॉर्टेंट है कि आप लोग ना लिमिटेड रिसोर्सेज रखो, रिलायबल रिसोर्सेज रखो। ये तो मैं भी बोलती हूँ, क्योंकि आप लोग इधर उधर भटकोगे तो सबके डिफरेंट बढ़ाने का तरीका होता है, और कोई कैसे पकड़ता है, कोई कैसे पकड़ता है किसी कंसेप्ट को। जो आपको समझ में आ रहा है जस्ट स्टिक टू दैट, और फिर भटकने की जरूरत नहीं है कि किसने क्या कहा है क्या नहीं। आप बिलीवेबल सही सोर्स के ऊपर ही अपना फोकस कीजिए। चलिए जी, बहुत अच्छा रहा। और एंड में अगर आप कुछ टिप देना चाहते हो, क्विक टिप, एनी टिप। आपने तो दे दी खैर सौरभ है ना, आपका कोटा तो हो ही गया। विजय, बच्चों को मैं यही सलाह देना चाहूंगा कि वो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एग्जाम में जाएं, और तैयारी के दौरान बिल्कुल फ्री माइंडेड होके और शांति के साथ अच्छे से तैयारी करें। और जब भी एग्जाम हॉल में जाएं तो पहले क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें, उनको देखें, सारे ऑप्शंस देखें एक बार। अगर आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो एलिमिनेट करें, और अगर वो क्वेश्चन टफ है, ज़्यादा फैक्चुअल है, तो उसको छोड़ दें। जैसे कि सौरभ ने बताया कि बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो कि हम नहीं कर सकते, और ऑब्वियसली हम नहीं कर सकते हैं, और हम एक्सपीरियंस भी है उस चीज़ का क्योंकि हमने दिया हुआ है एक बार। तो आप वो वाले सारे क्वेश्चंस एक बार छोड़ दें, और जो सवाल आप कर पा रहे हैं सिर्फ उन पे ध्यान लगाएं। और जब एक बार पेपर कंप्लीट हो जाए तो खास करके पेपर 1 जो होता है उसके कुछ कुछ सवाल ऐसे होते हैं जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन या फिर पैराग्राफ्स, उनको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है। उनको अच्छे से एक बार 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 पढ़ेंगे तो शायद हम किसी आंसर तक पहुंच सकते हैं। और मैंने भी अपने एग्जाम के दौरान यही किया था, पेपर 2 को पूरा खत्म करके वापस से गया, पेपर 1 पे कॉम्प्रिहेंशन को दोबारा से पढ़ा, जो टिक्स मैंने पहले लगाए थे
मुझे वो चेंज करने पड़े। मैं इस कंक्लूजन पे आया कि 4 या 5 सवाल मेरे गलत हो गए थे, लेकिन जब मैंने उनको दोबारा से अच्छे से पढ़ के दिया तो वो सही हो गए। तो आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ें, खास करके कॉम्प्रिहेंशंस को, और रीजनिंग और मैथ्स वाले जो भी सवाल होते हैं आप उनको पूरा सही कर सकते हैं। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। एग्जाम से करीब 1 महीने पहले से आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दें तो आपके वो सवाल सही हो सकते हैं। इस वीडियो का ना टाइटल बनाना पड़ेगा 4 दिन में JRF। नहीं, जोक्स अपार्ट, चलो ठीक है। बस यही है कि आप लोग अपने लिए टाइम जरूर मैनेज करें। जैसे विजय ने बताया, ये पॉइंट मुझे अच्छा लगा कि टाइम मैनेज करके पेपर पहले खत्म कर लो और फिर उसके बाद रिवीजन के लिए टाइम निकाल के रखिए, या जो आपको लगा कि ये बाद में मार्क फॉर रिव्यू कर रखा है उसको भी निकाल के रखिए, आप डेफिनेटली कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ मिलके, और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। सो ड्रीम, बिलीव, एक्ट एंड अचीव, स्टे ब्लेस्ड एंड हमेशा खुश रहिए। आई होप कि आप जल्दी से, हाँ, जो आपको अचीव करना है, यूपीएससी या एनीथिंग, है ना, सब आपका अचीव हो जाए जल्दी से। सो थैंक यू। हाँ जी, एंड बैकअप प्लान इज ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी बहुत डिफिकल्ट है ऑफ कोर्स, तो आपको दोनों चीजों को साथ में लेके चलना है। और वैसे भी आप कहीं जॉब कर रहे हो तो साथ साथ भी तो काम कर ही सकते हैं ना, निकाल ही सकते हैं, एनीथिंग इज पॉसिबल जी। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।